साथियों, अब हम लोग जो है कि स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एमसीक्यू। क्लास 9 का जो एमसीक्यू हम लोग जो है कि यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू जो है शुरुआत करेंगे और देखेंगे हर एक आंसर जो है कि हम लोग करने का जो है कि यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर जो है कि साथ साथ में बताना है, साथ साथ में बोलना है, या फिर आप इसको बढ़िया से ध्यान से आप देख सकते हैं। इसको जो आप बहुत बढ़िया से ध्यान से आप देखने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि बास्तिल किला किस शहर पर स्थित था। बास्तिल किला किस शहर पर स्थित था। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपका जो है कि कौन सा सही होगा। ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया है। ए में लिखा हुआ है पेरिस, बी में लिखा गया कान और सी में लिखा है इओन और डी में लिखा गया नाथ। तो यहाँ पर से बास्तिल किला किस शहर पर स्थित था आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। इसका आंसर हम लोग यहाँ पर पेरिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे बढ़ते ही हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हम लोग का लिखा हुआ है ना। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है बास्तिल के जेल में कुल कितने कैदी छुड़ा दिए गए। वहाँ पर जो है कितने कैदी को छुड़ा देने का कार्य किया गया। तो यहाँ पर आप इसका जो आंसर बता सकते हैं कितने थे। 5 को छुड़ाया गया, 15 को, 7 को या 17 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 कैदियों को छुड़ाया गया। कितने कैदियों को छुड़ाया गया? 7 कैदियों को। बास्तिल के जेल से जो है कुल 7 कैदी को जो है कि छुड़ाने का कार्य किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने का कार्य करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था। किस राजवंश का शासन था आपको यहाँ बताना है। ए नंबर ऑप्शन ट्रिपे, लिब्रे, बुर्बो, इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्या सही है आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं या फिर इसको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुर्बो। बुर्बो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। सही हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधे जो है कि कितना में पहुँच गए। कितना में पहुँचना है? 4 में पहुँचना है। और 4 में जब पहुँचेंगे तो 4 में जो है कि सवाल पूछा जा रहा है फ्रांस क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। यहाँ पर बताना है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग का क्वेश्चन जो है कि देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा सी। 4 का क्या हो जाएगा? सी। 4 का हो जाएगा क्या चीज़? सी। लुइस 16। फ्रांस क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुइस 16। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है कि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का फिर एक क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन आता है कि सम्राट लुइस 16 का विवाह। ये थोड़ा सा अलगे अल्टर है तो इसको थोड़ा अल्टरी ठीक करना पड़ता है। बार बार ये नज़र झुकी हो जाता है। सम्राट लुइस 16 का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था। तो ए नंबर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। या ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया जो है कि अलग है। तो यहाँ पर हम लोग अभी भी पढ़ रहे थे पॉइंट, तो उसमें हम लोग देखे थे क्या देखे थे कि सम्राट जो है शादी करता है फिर जो है कि युद्ध करता है। हम लोग पॉइंट पढ़ रहे थे। तो कहाँ की राजकुमारी से शादी करता है? तो ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लुइस 16 के राजारोहण के समय राज की स्थिति कैसी थी। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं और बोलते हैं कि जो है किस प्रकार की स्थितियाँ थी। तो यहाँ पर राजकोष खाली था, राजकोषीय भरा हुआ था, राजकोषीय आधा भरा हुआ था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय खाली था। राजकोष जो उस समय क्या था?
खाली था। जब युधिष्ठिर जब बना था राजा, उस समय जो है कि उसका जो है राजकोष जो था, जो पैसा वैसा था वो बहुत कम था, खाली खाली था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजकोष खाली था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मेरा पहले यहाँ पर सही तरीके का हो जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, वारसाई का महल किस शहर पर स्थित था। वारसाई का महल किस शहर पर स्थित था। तो 7 का यहाँ पर लिखा हुआ है कि वारसाई का महल किस शहर पर स्थित है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक से बोले। वारसाई का महल किस शहर में स्थित था। वारसाई खुद एक शहर है, तो समझने वाली बात है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वारसाई, पेरिस, मतलब वारसाई का महल वारसाई में ही स्थित था, या फिर पेरिस में स्थित था, या कान में स्थित था, या इनमें से कोई नहीं। तो वारसाई का महल, जब वर्साई बोला जा रहा है तो यहाँ पर वर्साई का कहाँ होगा, वर्सा ही होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्साई का महल कहाँ पर स्थित था, तो वर्साई में ही स्थित था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का जो है कि आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पूछा जाता है, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था। अमेरिका किस देश का उपनिवेश था। तो यहाँ पर आप जो है कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि अमेरिका किस देश का उपनिवेश था। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा तो क्या है कि अमेरिका जो है किस देश का उपनिवेश था। जब इस बात को यदि देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली या इंग्लैंड। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, इंग्लैंड। अमेरिका किस देश का उपनिवेश था, तो इंग्लैंड का जो है कि उपनिवेश था। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कि पहुँचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर अब पूछा जाता है, लिब्रे किस देश का मुद्रा थी। लिब्रे किस देश की मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस की, जर्मनी की, अमेरिका की या इंग्लैंड की। तो ये जो एक बच्चा भी आंसर कर देगा कि लिब्रे कहाँ किस देश का था, तो ये जो है लिब्रे जो है मुद्रा था किस देश का था, फ्रांस की थी। फ्रांस का मुद्रा था, ये फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, फ्रांस। लिब्रे किस देश का मुद्रा थी, तो फ्रांस की थी। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जब हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाता है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। ये भी अब हम लोग अभी पढ़े थे कि फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 5, 4, 3 या 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितने स्टेट में बटा था, 3 स्टेट में। फ्रांस 18वीं सदी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा था, तो मात्र तीन स्टेट में बटा हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे। तो हम लोग ये तो बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ के चुके हैं कि हम लोग जो है 11 नंबर का आंसर जब करना, फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे, पहले स्टेट के, दूसरे स्टेट के, तीसरे स्टेट के या सभी स्टेट के। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कुलीन वर्ग जो है किसी प्रकार का कर नहीं देता था और जो फादरी वर्ग भी किसी प्रकार का कर नहीं देता था। जब फादरी वर्ग कर नहीं दे रहा है, जब कुलीन वर्ग कर नहीं दे रहा है, तो कौन सा वर्ग देगा, जो गरीब लोग हैं वही लोग को सताया जाएगा, तो उन लोग से कर लिया जाएगा। तो तीसरे स्टेट के जो लोग थे, मतलब ऑप्शन नंबर सी मतलब थर्ड जो है कि इसका सही हो जाएगा। और कर देने का काम जो है कौन अदा करता था कर, तो तीसरे स्टेट के लोग करते थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना हम जा रहे हैं, 12 में 12 में क्या लिखा है, 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे। जब 18वीं सदी थी तो उस समय जो है फ्रांस के कितने प्रतिशत लोग जो है कि किसान थे। 12 नंबर का हम लोग आंसर यहाँ पर करेंगे, 12 नंबर का आंसर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपको दिया है। 4 ऑप्शन में आपको जो है 40 या फिर 70 या 90 या 95, मतलब कितने प्रतिशत लोग जो है कि किसान थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में 40 दिया है, 70 दिया, 90 दिया, 95 दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 90% लोग जो है कि क्या थे, किसान थे। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे और हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो 30 नंबर का क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर उसी के साथ साथ एक मेरा प्रॉब्लम
आ गया है। तो इसको जो है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम को इससे करके हटा देती हैं। अब जो है इसका हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं, यहाँ पर जो है कि बात किया जा रहा है कि इनमें से कौन जो है कि तृतीय वर्ग में शामिल नहीं है। तो पादरी वर्ग हम लोग जानते हैं कि कितने वर्ग होते थे, 3 वर्ग होते थे। 3 वर्ग होते थे, उसमें एक पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग होता था और तीसरा जो है गरीब लोगों का था। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ बोला गया तीसरे स्टेट में यहाँ पर 3 में से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं। तो तीसरे स्टेट में फादर लोग जो है कि शामिल नहीं है। फादरी वर्ग जो लोग हैं वो लोग तो पहला वर्ग है, तो उन लोग कहाँ से शामिल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फादरी वर्ग जो है कि तीसरे स्टेट में शामिल नहीं। बड़े व्यवसायी भी जो है कि शामिल थे, वकील भी शामिल थे और नौकर भी शामिल थे, लेकिन फादरी वर्ग जो है तीसरे स्टेट में नहीं आता है। तो अब हम लोग इसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से, यहाँ पर आपको 14 में से पूछा जा रहा है, बहुत सा आसान सा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ना यहाँ पर थोड़ी सी समस्या बार बार आ रही है। तो इस समस्या को जो है कि परमानेंटली ख़त्म करने के लिए इसको यहाँ ले आएँ और अब जो है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेष अधिकार जमना प्राप्त हैं, मतलब जन्मजान प्राप्त हैं। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट या ए और बी या सभी स्टेट। तो यहाँ पर हम लोग जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये जो है कि जो भी जन्मजात और जितने भी अधिकार और जितने भी जो चीज़ प्राप्त था वो जो है कि कुलीन वर्ग और जो फादरी वर्ग का था और किसी को नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका लिखा है प्रथम स्टेट, ऑप्शन नंबर 2 लिखा है जिसमें द्वितीय स्टेट। तो यहाँ पर प्रथम स्टेट जो है कि फादरी वर्ग आ जाता है और द्वितीय स्टेट आपका जो है कुलीन वर्ग आ जाता है और दोनों को जो है विशेषाधिकार शुरुआत जन्मजात ही प्राप्त है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर आपको जब आंसर करना होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर लिखा है ए एवं बी दोनों सही है ना। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, क्या कि ए ऑप्शन में आपको लिखा है प्रथम स्टेट और बी नंबर में लिखा है द्वितीय स्टेट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग टाइथ के बारे में अब जो है कि देखते हैं। टाइथ मतलब क्या है, एक धार्मिक कर है। क्वेश्चन नंबर 15, टाइथ क्या है, एक धार्मिक कर है जो किसानों से वसूलने का अधिकार किसे था। देखिए प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जो फादरी वर्ग और कुलीन वर्ग है, किसी को कोई लेना देना है नहीं, टैक्स वैक्स देना है नहीं, कर देने की जरूरत है नहीं। और बाकी जैसे कर देना है तो सबको जो है कर देना है, लेकिन किसको कर नहीं देना है, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट नहीं देना है। मतलब क्या है, ये दोनों जो है कर वसूल सकते हैं, ये दोनों जो है कि कर वसूल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि कर वसूलने का काम जो है कि प्रथम स्टेट के लोग करते थे। कि कौन से स्टेट के लोग करते थे, प्रथम स्टेट के लोग करते थे। टाइथ धार्मिक कर किसानों से, धार्मिक कर जो है किसानों से वसूलने का कार्य जो है कौन करता था, तो जो है कि धार्मिक कर जो धार्मिक चर्च किया होगा तो चर्च में बोलता होगा फादर लोग कर दो तब घुसने देंगे। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्टेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है कि धार्मिक कर किससे लेना, कौन ले सकता था, तो ये जो है फादरी वर्ग ले सकते थे, मतलब प्रथम स्टेट के लोग ले सकते थे और दूसरा कोई नहीं ले सकता था। ये हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन किए। कर मतलब टैक्स होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कर यदि बोला जाए तो कर मतलब होता है टैक्स। टैक्स मतलब कि जो है कि जो हम लोग को कर लगाया जाता है, मतलब टैक्स लगाया जाता है। जो हम लोग कमाते हैं उसमें भी टैक्स लिया जाता है, जब हम लोग कुछ खाते हैं उस समय भी टैक्स लिया जाता है। हम लोग जब मिक्सचर खाते हैं तो उसमें इनडायरेक्टली हम लोग को टैक्स लिया जाता है, और जब हम लोग बिस्कुट खाते हैं तो उसमें भी इनडायरेक्टली लिया जाता है। और जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसमें जो है कि सरकारी काम या किसी पर काम करते हैं उसमें इनकम में टैक्स रहता है। तो अलग अलग तरीक़ा से टैक्स लिया जाता है। तो टैक्स को ही कर कहा जाता है, हिंदी में कर और इंग्लिश में टैक्स के रूप में उसे जाना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में चल गए हैं, 16 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग पहुँच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया। फ्रांस की जो मुद्रा है लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया, इसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा। हम लोग अभी पढ़ रहे थे फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो हम लोग पढ़े थे लिब्रे। अब यहाँ पर पूछा गया फ्रांस की मुद्रा जो लिब्रे है उसे कब समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आप दीजिए 1792 ईस्वी को, या 1794 ईस्वी को, या 1796 ईस्वी को, या 1798 ईस्वी को। तो यहाँ पर हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन जब देखेंगे तो इसका आंसर होगा 1794 ईस्वी में जो है कि
फ्रांस का मुद्रा लिब्रे को जो है समाप्त कर दिया गया। 1794 ईस्वी को इसको जो है कि समाप्त कर दिया जाता है, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को समाप्त कर दिया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइथ कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था। जो चर्च द्वारा टाइथ मतलब अभी हम लोग पढ़े थे धार्मिक कर, तो कितना वसूला जाता था, कितना लिया जाता था, तो यहाँ पर 1/4 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, या 1/10 हिस्सा, या 1/20 हिस्सा कितना लिया जाता था। इस चीज़ को आपको आंसर करना है, तो आंसर आप लोग आराम से कर सकते हैं। 17 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा आपका 1/10वां हिस्सा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब चर्च के जो लोग थे, चर्च के जो पादरी वर्ग हैं, वो धार्मिक कर में 1/10 हिस्सा लिया जाता था। जब लोग जाते थे किसान से जो है कि टाइथ कर लिया जाता था, मतलब धार्मिक कर लिया जाता था, तो कितना लिया जाता था, 1/10वां हिस्सा कृषि लोग से लिया जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट जो है कि टाइल कर किसे अदा किया जाता था, यहाँ पर हम लोग जो है कि बात करेंगे कि टाइल कर जो है कि किसे अदा किया जाता था। यहाँ पर लिखा है टाइल कर किसे अदा किया जाता था। पादरी वर्ग को किया जाता था, कुलीन वर्ग को किया जाता था, या सीधे राज को किया जाता था, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग एक पहला ही क्वेश्चन में कुछ 2-4 क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके थे। टाइल कर मतलब धार्मिक कर होता है, और धार्मिक कर किसको दिया जाता है, पादरी वर्ग को। मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो है कि 18 का जो है कि आपका है ना, टाइल किसे अदा किया जाता था। टाइल जो है कि वहाँ पर हम लोग पढ़े थे, ये टाइल है, वो टाइल था। तो टाइल वहाँ पर जो है कि थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे थे धार्मिक कर, उसमें टाइल था, टाइल था, और ये जो है टाइल है। तो टाइल कर जो है कि सीधे जो है राज को दिया जाता था, और टाइल कर जो धार्मिक कर जो है कि सीधे पादरी वर्ग को दिया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने से जो है कि पूरा आंसर जो है कि बदल जाएगा। मतलब टाइल कर है, तो टाइल कर जो है कि धार्मिक लोगों को दिया जाता था, लेकिन टाइल कर जो है वो सीधे राज को दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका टाइल मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कर है, कर का नाम है टाइल कर। हाँ, टाइल कर नाम है, जैसे नाम रखा है इनकम टैक्स, तब इनकम टैक्स क्या होता है, उसी प्रकार से ये चीज़ भी है। तो हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, और फिर इसके बारे में फिर कभी जो है कि हम लोग जब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी जो है हम लोग जो है कि इतना समय नहीं है कि हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग एक और आगे बढ़ते हैं और 19वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है। एक अनाम मतलब एक चित्र बना था, आप लोग कभी देखे होंगे, किताब में एक चित्र बना होगा। यदि आप लोग अपना किताब 9 क्लास से किताब देखे होंगे, तो वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देता है, कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया। उसका जो है कुलीन वर्ग, मतलब जो कुलीन वर्ग है उसको मकड़ा से तुलना करके, जबकि किसान को जो है मक्खी के रूप में या किस तुलना किया गया, मतलब किस रूप में तुलना किया गया। इसका आंसर तो हमने कह ही दिया है एक प्रकार से, 19 का यहाँ पर सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है कि 19 का जो है कि आपका 19 का आपका बी हो जाएगा, है ना, सी नहीं होगा, 19 का बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है कुलीन लोग वर्ग को जो है कि मकड़ा का पूरा जाल बना दिया गया है, और जाल बुन के रखा हुआ है, चारों तरफ से जाल बुन के रखा है, जाल जाल जाल। और उसमें जो है कि जो किसान वर्ग जो है, गरीब लोग जो है कि उसमें जाते हैं और जाके कुलीन वर्ग में फंस जाते हैं। मतलब उसको जो है कि पूरी तरह से ख़राब करने के लिए, पूरी तरह से मक्खी को मार के, जिस प्रकार से एक मकड़ा जो है, मकड़ा क्या करता है कि एक मक्खी को पूरी तरह से शिकार करने के लिए जाल बनाता है, उसी प्रकार कुलीन वर्ग जो है कि जाल बना के रखता है। और जब वहाँ पर जो मकड़ा के अंदर में जो है मक्खी फंस जाती है, तो उसको जो है कि पूरी तरह से उसको जो है कि मृत्यु की घाट उतार देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दर्शाने का काम किया था, यदि आप लोग देखे होंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मक्खी की तरह, मक्खी से तुलना किया गया है। तो तुलना जैसे उसको जो है कुलीन वर्ग को जो मकड़ा के रूप में तुलना किया गया है, और किसान को किस में कहा गया है, तो मक्खी के रूप में, किसान को मक्खी के रूप में तुलना किया गया है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी। हम लोग यहाँ पर कुछ पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने बताया था कि जनसंख्या कितना था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रांस की जो जनसंख्या थी 1715 ईस्वी में, तो उस समय कितना था, तो बताइए कितना था।
2.3 करोड़, 2.8 करोड़, 3.2 करोड़ या 1.3 करोड़। इसमें 4 ऑप्शन में से मात्र एक ऑप्शन जो है आपको सही है। तो इसका ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा 2.3 करोड़। 2.3 करोड़ यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 2.3 करोड़ 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ की जनसंख्या फ्रांस में थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कि देखते हैं किसमें कितना। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था जिसे किस नाम से संबोधित किया गया था। मतलब 18वीं सदी में एक नया समूह का जो है उत्पत्ति हुआ था उसका किस नाम से उसको जाना जाता है। कुलीन वर्ग, फादरी वर्ग, मध्य वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग तो कुलीन वर्ग के बारे तब पढ़िए रहे हैं, फादरी वर्ग के बारे पढ़िए रहे हैं, और जो है कि एक चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसी का उदय हुआ होगा। जो हम लोग नहीं पढ़ रहे थे उसका उदय हुआ होगा। तो फादरी वर्ग पहले से था, इसलिए फादरी वर्ग के बारे में हम लोग कहते हैं कि फ्रांस के 3 वर्ग में बांटा गया था। तो एक जो है कि हम लोग पढ़ लिए थे फादरी वर्ग, एक पढ़ लिए थे कुलीन वर्ग, और एक जो है कि हम लोग तीसरे स्टेट को पढ़ते थे जिसमें गरीब लोगों को रखा जाता था। लेकिन हम लोग जो नहीं पढ़ते थे, जो मतलब जो नहीं था वही तो आया। जैसे मान लो एक रूम में 3 आदमी हैं, कोई नहीं है या कोई आदमी नया आ गया तो वो आया, बाकी तो पहले से। तो पहले से कौन कौन था? कुलीन वर्ग, फादरी वर्ग, और जो है तीसरे स्टेट में जो गरीब लोग हैं उन लोग। तो कौन सा वर्ग आ जाएगा यहाँ पर? 21 का आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका उदय हुआ था बीच में? तो मध्य वर्ग का जो है कि उदय हुआ था। ना तो वो जो है ज़्यादा धनी है ना तो कम धनी है ना, मतलब बीच में, ना ज़्यादा ना कम, उसे मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 22 में पूछा गया है राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत को खंडन किया था। राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का सिद्धांत का खंडन किया था। तो आपको यहाँ पर बताना है, क्या बताना है? यहाँ पर आपको बताना है कि किसने खंडन किया था। जॉन लॉक ने किया था, जॉन जाक रूसो ने किया था, मॉन्टेस्क्यू ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका 22 का आंसर आपका हो जाएगा ए। जॉन लॉक के द्वारा जो है खंडन किया गया था। जॉन लॉक के द्वारा क्या किया था? खंडन क्या गया था? खंडन किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ जाते हैं। 23 में हम लोग क्या देखते हैं? 23 में हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था। जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर को हम लोग यदि देखेंगे तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रूसो। रूसो रूसो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रूसो इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं और 24 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो पहला लिखा हुआ है 24 में क्वेश्चन लिखा हुआ है रिस्ट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन थे। मतलब एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है रिस्ट ऑफ द लॉज। इसके जो है रचनाकार मतलब लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं जॉन लॉक हो सकता है, या तो रूसो हो सकता है, या मॉन्टेस्क्यू, इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो 24 नंबर का हम लोग का आंसर जब देखते हैं तो 24 नंबर का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 में क्या लिखा हुआ है? तो 25 में हम लोग जब देखते हैं तो 25 में हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेश थे जो ब्रिटेन से खुद को अपने आप को आज़ाद स्वतंत्र घोषित कर दिया? 11 देश, 12 या 13 या 14, कितने थे यहाँ पर बताना है। तो 25 में से 25 का जो है आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13। 13 उपनिवेश थे जो अपने आप को जो है कि स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 26 में आते हैं। 26 में क्या लिखा हुआ है? 26 में लिखा हुआ है, और फिर से एक हमारा प्रॉब्लम आ गया, इसको हमें इस तरह करके हटाता हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है कि मैंने प्रॉब्लम को ख़त्म किया और फिर से प्रॉब्लम आ गया, तो इसको कहते हैं स्टाइल। अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो इसको हटाओ पहले। ये जो है कुछ ज़्यादा ही स्टाइल मार रहा है। हम लोग यहाँ पर